हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट से ये क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत भी दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस से ये क्लास करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इससे जो पहले वाली क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने राज्य की परिभाषा और राज्य की उत्पत्ति के अनिवार्य तत्वों के बारे में अच्छे से जाना और समझा था। और इस क्लास में दोस्तों हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दोस्तों विकासवादी सिद्धांत और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दोस्तों इस क्लास में हम अच्छे से जानने और समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले टॉपिक के साथ। और आज के लिए जो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्य की परिभाषा और राज्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में अच्छे से जाना और समझा था। इस क्लास में हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से जानने और समझने वाले हैं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमें अपना जन्मदिन पता है और आपको अपना जन्मदिन पता है और हमें महात्मा गांधी का जन्मदिन भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि दोस्तों हमारा जन्म लोगों ने होते हुए देखा और आपका जन्म भी लोगों ने होते हुए देखा। और इसी प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म भी लोगों ने होते हुए देखा। इसीलिए हमें अपना जन्मदिन और आपको अपना जन्मदिन और हम सबको महात्मा गांधी का जन्मदिन पता है, क्योंकि उनका जन्म लोगों ने होते हुए देखा है। और इस प्रकार से दोस्तों राज्य की उत्पत्ति लोगों ने होते हुए नहीं देखी है। और जब लोगों ने होते हुए नहीं देखी है तो दोस्तों अलग अलग विचारकों ने अपनी अलग अलग कल्पना के हिसाब से दोस्तों क्या है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं। और उनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। और हमारा जो दोस्तों एलटी का सिलेबस है, एलटी के सिलेबस में दोस्तों यही 2 सिद्धांत और दोस्तों इस क्लास में हम इन 3 सिद्धांतों को भी थोड़ा सा समझने वाले हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। तो दोस्तों आइए अब हम समझने वाले हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से आपको किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। और दोस्तों सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों विकासवादी सिद्धांत को दोस्तों आधुनिक सिद्धांत या वर्तमान में दोस्तों इसी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ठीक है, और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से कौन कौन से सिद्धांतों को जाना जाता है। तो दोस्तों शक्ति के सिद्धांत और परिवार के सिद्धांत को समाज शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो दोस्तों समाज शास्त्रीय सिद्धांत है या शक्ति का सिद्धांत और परिवार का जो सिद्धांत है, तो दोस्तों ये किस पर ज़्यादा बल देते हैं? ये समाज पर बल देते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो समाज के द्वारा हुई है। ठीक है, और जो दोस्तों शक्ति का सिद्धांत है, शक्ति के सिद्धांत को बल के सिद्धांत या युद्ध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों परिवार का सिद्धांत है, परिवार के सिद्धांत को दोस्तों रक्त के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संविदा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो विचारक है उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा की गई है। ठीक है, और मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से की गई है? आपसी समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा की गई है। और जो दोस्तों देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के जो दोस्तों विचारक है उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है या ईश्वर के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसीलिए देवीय उत्पत्ति का जो दोस्तों सिद्धांत है उसके विरोध में कौन सा सिद्धांत आता है? तो दोस्तों उसके विरोध में आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में दोस्तों इसके विचारकों का मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। और जो दोस्तों सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देने वाले विचारकों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा आपसी समझौते के द्वारा हुई है। और दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विरोध में कौन सा सिद्धांत आता है? तो दोस्तों विकासवादी सिद्धांत आता है। और विकासवादी सिद्धांत को देने वाले विचारकों का मानना है दोस्तों कि राज्य का निर्माण नहीं, राज्य का विकास हुआ है।
कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, विकास के द्वारा हुई है, या विकास का परिणाम ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है। और दोस्तों अगले प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जो विकासवादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत को दोस्तों अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और क्रमिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वमान्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि उदारवादी सिद्धांत, कि उदारवादी सिद्धांत के नाम से कौन कौन से सिद्धांत जाने जाते हैं, या कौन कौन से सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उदारवादी सिद्धांत, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत और जो दोस्तों आपका विकासवादी सिद्धांत है, यही दोस्तों क्या हो जाएंगे, उदारवादी सिद्धांत हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों समाज शास्त्रीय सिद्धांत, तो दोस्तों शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के नाम से कौन कौन से सिद्धांत जाने जाते हैं राज्य की उत्पत्ति के, तो दोस्तों देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत को दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर राजनीतिक सिद्धांत पूछा जाए तो दोस्तों देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और अगर हम उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो दोस्तों ये वाले 2 सिद्धांत हो जाएंगे। और अगर हम समाजशास्त्री सिद्धांत के नाम से बात करते हैं कौन कौन से सिद्धांत जाने जाते हैं, तो शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर, और अब हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को और डिटेल में जानने और समझने वाले हैं, और उसके बाद हम विकासवादी सिद्धांत को और अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझने के लिए जो पहला बिंदु है वो है उदारवादी विचारक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्य या उनके समूहों ने मिलकर अपने हितों और लाभ के लिए बनाया है। तो दोस्तों जो उदारवादी विचारक है उनका मानना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है, राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे मनुष्य ने या मनुष्य के समूहों ने मिलकर अपने हित और अपने लाभ के लिए बनाया है। दूसरा जो दोस्तों बिंदु है वो है इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य इसके सब हिस्सों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य को स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है दोस्तों सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। और अगला बिंदु है इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधने के उद्देश्य से किया है। तो दोस्तों अब हम राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है अब हम उसके प्रमुख विचारकों को समझने वाले हैं कि उसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक है हॉब्स और दूसरा है लॉक। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हॉब्स और लॉक ये दोनों कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये इंग्लैंड के विचारक हैं। और तीसरे हैं दोस्तों रूसो, और रूसो कहाँ के हैं दोस्तों, ये फ्रांसीसी विचारक हैं। ठीक है। बिंदु है तीनों विचारकों ने राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक दशा की कल्पना की है और तीनों विचारकों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों इन तीनों के विचारकों को। ठीक है, विचारों को। तो दोस्तों अब हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं कि हॉब्स ने क्या कहा है, लॉक ने क्या कहा है, रूसो ने क्या कहा है। ठीक है। तो दोस्तों हॉब्स और लॉक ये दोनों कहाँ के, इंग्लैंड के विचारक हैं, और रूसो दोस्तों कहाँ के, फ्रांस के हैं। ठीक। तो दोस्तों ये विवेच्य विषय है, और ये हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, और ये रूसो, इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं मानव प्रकृति कि मानव की प्रकृति किस प्रकार की हुआ करती थी राज्य की उत्पत्ति से पहले। तो दोस्तों उसमें हॉब्स का मानना है या हॉब्स के विचार हैं कि स्वार्थी और हृदयहीन हुआ करता था, कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय मानव कैसा था, स्वार्थी हुआ करता था और हृदयहीन हुआ करता था, कि जिसकी
मन में मानव के प्रति क्या संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का मानव हुआ करता था, ऐसा हॉब्स का मानना है। और लॉक का मानना है दोस्तों कि मानव राज्य की उत्पत्ति से पहले भी कैसा हुआ करता था, विवेकशील प्राणी हुआ करता था। और रूसो का मानना है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति से पहले भी जो मानव है, मानव का स्वभाव कैसा था, सरल स्वभाव था। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं प्राकृतिक दशा को, कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय मानव किस प्रकार के प्राकृतिक दशा में रहा करता था। ठीक है, तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि लड़ाई झगड़ा चीना झपटी एक दूसरे का डर रहा करता था। तो लॉक का मानना है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जो मानव की प्राकृतिक दशा थी वो कैसी थी, मानव क्या शांत था और सद्भावना थी और परस्पर एक दूसरे की क्या क्या करते थे, सहायता क्या करते थे। अब रूसो का मानना है कि उस समय की प्राकृतिक दशा क्या रहा करती थी, रहा करती होंगी जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो दोस्तों सुख शांति, तो इनका मानना है कि जो मनुष्य उस समय क्या है, सुख शांति के वातावरण में रहता था। ठीक है, रूसो का ये मानना है। और अब हम समझने वाले हैं कि प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि आत्मरक्षा का अधिकार, और लॉक का मानना है कि जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार, और रूसो का मानना है दोस्तों प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम साथियों समझने वाले हैं सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य। ठीक है, तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि ऐसे शक्तिशाली प्रभुसत्ताधारी की स्थापना जो सबको नियंत्रित कर सकें और सबकी रक्षा कर सकें। और लॉक का मानना है दोस्तों ऐसी सरकार की स्थापना जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकें और नियम तोड़ने वाले को दंड दे सकें। ऐसा मानना किसका है दोस्तों, लॉक का मानना है। और रूसो का मानना है दोस्तों अभाव की स्थिति पैदा होने पर ऐसे नागरिक समाज की स्थापना जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो। ये किसका मानना है दोस्तों, रूसो का मानना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सामाजिक अनुबंध की प्रकृति, तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि सब मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि वे अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप रहे हैं। और लोक का मानना है दोस्तों समुदाय के सदस्य यह वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे अपने न्यायाधीश नहीं होंगे बल्कि यह शक्ति सरकार के पास होगी। और रूसो का मानना है दोस्तों कि सब मनुष्य अपनी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके पूरे समुदाय का सारे अधिकार सौंप देते हैं जहां इन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं संप्रभुता का स्वरूप। ठीक है, तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि सर्वोच्च और पूर्ण संप्रभुता, और लॉक का मानना है दोस्तों सीमित प्रभुसत्ता सरकार की शक्ति समुदाय की धरोहर के रूप में। और रूसो का मानना है दोस्तों पूर्ण अविभाज्य और अधेय प्रभुसत्ता। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों हॉब्स का मानना है कि पूर्ण सत्तावादी विरोध के अधिकार की गुंजाइश नहीं। और लॉक का मानना है दोस्तों कि संविधानवाद क्रांति के अधिकार का मान्यता। रूसो का मानना है दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता विरोध का अधिकार निरर्थक होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम समझने वाले हैं राज्य के उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसकी आलोचनाओं को समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी प्रमुख आलोचना और पहली आलोचना है अनैतिहासिक। दोस्तों इसका मानना यह है कि जो राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसका कोई इतिहास नहीं है, तो इसको किस प्रकार से मान्यता दी जाए। अगला है दोस्तों काल्पनिक, ये कल्पना पर आधारित है क्योंकि जब इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है तो ये कल्पना पर आधारित है। और जब ये कल्पना पर आधारित है तो इसको किस प्रकार से मान्यता दी जाए, इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और तीसरे नंबर की जो दोस्तों आलोचना है वो है प्राकृतिक अवस्था में राजनीतिक चेतना का अभाव। तो दोस्तों इसका मानना यह है, जो तीसरी आलोचना है, कि जब प्राकृतिक अवस्था में जब मानव रहता था उस समय जब राजनीतिक की चेतना ही नहीं थी उनके अंदर या राजनीति की समझ नहीं थी उनके अंदर, तो दोस्तों उन्होंने आपसी समझौता करके किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति कर ली होगी। इसलिए भी दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत की दोस्तों आलोचना की जाती है।
तो दोस्तों आइए हम समझने वाले हैं सामाजिक समझौते के जो प्रमुख आलोचक हैं उनको जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, व्यूम हो गया, बेंथम हो गया, हेनरी मैन हो गया और वर्क हो गया और पॉल ग्रीन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों व्यूम का मानना है कि शासक और शासित के संबंध के आधार के स्वरूप में समझौता असंगत है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों व्यूम का मानना है कि शासक और शासित, एक शासन करने वाला है और दूसरा जिस पर शासन किया जा रहा है, उसके बीच का जो दोस्तों समझौता है वो क्या होगा, असंगत होगा। और अगर ऐसा कोई समझौता था भी तो इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये किसकी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं वाहन। तो दोस्तों वाहन भी एक सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसके एक प्रमुख आलोचक है और इनका मानना है दोस्तों कि सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीति दर्शन का उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों ये वाहन अपनी आलोचना में कहते हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की ओर और आज के लिए जो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है वो है विकासवादी सिद्धांत। तो दोस्तों अब हम इसके प्रमुख समर्थकों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों बर्फ है और बर्गेस है, गार्नर है, मैकाइवर है इत्यादि इसके दोस्तों क्या है, प्रमुख समर्थक हैं। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों क्रमिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और सर्वमान्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकासवादी सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत हो गया, क्रमिक सिद्धांत हो गया, वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया और सर्वमान्य सिद्धांत हो गया और आधुनिक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब इसकी परिभाषाओं की ओर। तो दोस्तों गार्नर ने अपनी परिभाषा में जो राज्य की उत्पत्ति का जो दोस्तों विकासवादी सिद्धांत है और विकासवादी सिद्धांत से दोस्तों पहले वाले 4 काल्पनिक सिद्धांत हैं, उन चारों के चारों काल्पनिक सिद्धांतों को दोस्तों इन्होंने बताया है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, पहले उसमें यही बताया गया था, और दूसरे में बताया गया कि शारीरिक बल का परिणाम, जो दोस्तों दूसरा हमने शक्ति का सिद्धांत समझा था, और तीसरे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, आपसी समझौता नहीं है के द्वारा नहीं बना है, और अगले में बताया जा रहा है कि ना ये परिवार मात्र का क्या है, विस्तार है। तो दोस्तों गार्नर का ये परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, अगली भी जो दोस्तों परिभाषा है वो भी गार्नर की ही है, वो है दोस्तों राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। तो दोस्तों ये परिभाषा पेपर में पूछी जा सकती है कि राज्य की उत्पत्ति के जो विकासवादी सिद्धांत है और विकासवादी सिद्धांत में ये परिभाषा किसने दी है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। तो दोस्तों किसने दी है, गार्नर ने दी है। अब दोस्तों हम बर्गेस की परिभाषा को समझने वाले हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। तो दोस्तों क्या है, राज्य इतिहास की उपज है। तो दोस्तों जो विकासवादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत का एक नाम दूसरा कौन सा है, ऐतिहासिक सिद्धांत भी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर और अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है गेटल की। तो दोस्तों गेटल का मानना है कि राज्य एक क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो दोस्तों अगली जो परिभाषा है वो है मैकाइवर की, और मैकाइवर का मानना है दोस्तों कि मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अपने सहचर बनाता है, राज्य इन्हीं में से एक है। और अगला जो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है कि द मॉडर्न स्टेट किसकी बुक है। तो दोस्तों द मॉडर्न स्टेट किसकी किताब है, मैकाइवर की किताब है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले परिभाषा की ओर और अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो भी किसकी है, मैकाइवर की ही परिभाषा है। तो दोस्तों अगले परिभाषा में मैकाइवर क्या कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। दोस्तों अगली जो परिभाषा है वो है सर हेनरी मैन की, और सर हेनरी मैन का मानना क्या है दोस्तों कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। ठीक है,
तो दोस्तों अगली जो परिभाषा है वो है गेटल की। तो दोस्तों गेटल का मानना है कि रक्त संबंध ने एकता के संबंध को मजबूत किया है और प्रारंभिक राज्यों को राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित होने में योगदान दिया है। ये किसकी परिभाषा है? गेटल की है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली परिभाषा की ओर। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है ह्यूम की। ह्यूम का मानना है दोस्तों कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? युद्ध से हुई है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये किसकी परिभाषा है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों से हुई है। तो दोस्तों किसकी है? ह्यूम की है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि राज्य के विकास में सहायक तत्व, जो दोस्तों राज्य का विकास हो रहा है या राज्य का जो दोस्तों उत्पत्ति का विकासवाद का सिद्धांत है, तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सहायक तत्वों को जानने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है कि इस क्लास को आप अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिसका भी इस बार LT का पेपर SST सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य के विकास में जो सहायक तत्व हैं उनमें पहला है मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, और दूसरा है रक्त संबंध, और तीसरा है दोस्तों धर्म, और चौथा है शक्ति, और पांचवा है दोस्तों आर्थिक क्रियाएं, और छठा है दोस्तों राजनीतिक चेतनाएं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार LT का पेपर है। और दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।